नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज 11th क्लास की फर्स्ट हमारी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। तो हम 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो हम आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अपने स्कूल से जुड़ रहे हैं, एक बार सभी लोग अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हमें पता चल पाए कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए कि आपकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी केमिस्ट्री 11th क्लास की, तो उसमें जाके आप केमिस्ट्री की वीडियोस जब भी आपका मन करे आप देख सकते हैं। और कुछ भी सवाल पूछना है तो आप ग्रुप में उन क्वेश्चन को डाल सकते हैं, तो उसका जवाब हमको जरूर देंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली प्री रिक्विजिट्स टॉपिक्स कुछ होते हैं, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, डॉलर एटॉमिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए, स्टोशियोमेट्रिक एंड द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, पता होना चाहिए। मैटर क्या है, नेचर ऑफ मैटर क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोलर मास क्या है, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको उसका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसका आइडिया है तो आप इसको आगे इसमें अच्छा कर सकते हैं, नहीं है तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स एंड गोल्स की बात कर लें कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग नेचर ऑफ मैटर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, ये जान पाएंगे। एक्सप्लेन करेंगे, हम जान एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम इसको देख पाएंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जो कि हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, ये भी हम कर पाएंगे। और इसके बाद हम जो स्टोशियोमेट्रिक एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है उसको भी हम लोग इसमें कर पाएंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स और गोल इसमें होंगे। कंटेंट की बात कर लेते हैं। चैप्टर में कंटेंट हमारे पास क्या क्या मिलेगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और स्टोशियोमेट्रिक एंड द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये इसका कंटेंट है जिस कंटेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके सामने मैं देना चाह रहा हूँ, जो कि होपफुली किसी भी स्टूडेंट को, जो कि साइंस का स्टूडेंट है और जो कि केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता भी है, तो उसे ये चीज़ जरूर पता होगी। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि आप डाल्टन थ्योरी से आप क्या समझते हैं, ये जो डाल्टन थ्योरी है वो क्या चीज़ होती है, इसमें क्या आपको इसका आइडिया है कि नहीं है। और मोल कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस क्लास में शुरू होने से पहले आपके दिमाग में कौंधिया जाने चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई मैटर क्या होता है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है ये बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है, ये सभी, अगर मुझे जहाँ तक आइडिया है तो ये सबसे नया है। ठीक है, और केमिस्ट्री जो है असल में जो ये चीज़ बनी गई थी, या इसको केमिस्ट्री को जो डेवलप करने के पीछे जो है वो एक काल्पनिक कहानियाँ है। और उसमें से दो चीज़ जो है उसकी खोज उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि फिलोसफर स्टोन, जिसको पारस पत्थर कहते हैं। पारस पत्थर जो कि किसी भी धातु को सोने में कन्वर्ट कर देता है, तो पारस पत्थर की खोज के लिए हम लोगों ने ऐसा करा था। ठीक है, ठीक है, जो कि आयरन कॉपर गोल्ड को क्या कर लेता है, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा है एलिक्सिर ऑफ लाइफ। सेकंड क्या है आपका, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसको आप अमृत भी कह सकते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, अमृत भी कह सकते हैं। ये अमृत की हम खोज करना चाह रहे थे, विच वुड ग्रांट इमोर्टलिटी, यानी जिसके माध्यम से हमें अमरता मिल सकती है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इन दो दंत कथाओं में या काल्पनिक कथाओं की जो आप कह सकते हैं कि खोज कह लीजिए, या उसकी आप कह सकते हैं कि भाई लोगों ने जो उस तरीके से ढूंढने की कोशिश करी इन चीज़ों को, तो उससे केमिस्ट्री क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री मॉडर्न है और ज़्यादा ही मॉडर्न है, इसके जो पदचिन्ह हैं हमें वो एंशियंट इंडिया से भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एंशियंट इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक फेनोमेना का जो नॉलेज था वो हो चुका था। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले से हमें पता थी। ठीक है, जैसे कि एंशियंट इंडिया में
केमिस्ट्री को हम रसायन शास्त्र बोलते थे। क्या बोलते थे हम? रसायन शास्त्र हम केमिस्ट्री को कहते थे, या हम इसको रासतंत्र भी कहते थे। ये हमारी किताबों में रासतंत्र, रसायन शास्त्र या रास क्रिया, रास क्रिया या रास विद्या, रास विद्या नाम से भी हम इसे क्या कर सकते थे, बोलते थे। हमारे पुराने टेक्स्ट्स में, पुरानी जो हमारी किताबों में इसको रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रास क्रिया, रास विद्या के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत मेटलर्जी, धातुकर्मी, मेडिसिन, दवाइयाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चर, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा जो काम जो होते थे उस जमाने में, उनको किया जाता था। ठीक है, और अगर आप कहीं ना कहीं पर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता जो हम कहते हैं, वो आज से लगभग लगभग 4,500 साल पुरानी है। तो 4,500 साल पहले, जिस साल पहले भी केमिस्ट्री थी, 4,500 साल पहले भी क्या थी, केमिस्ट्री थी। जब हमने मोहनजोदाड़ो में सिस्टमेटिक एग्जीबिशन करा, सिस्टमेटिक हम जब हमने खुदाई करी थी, तो सिंध, हड़प्पा, ठीक है, तो केमिस्ट्री का हमें वहां पर क्या दिखा था, एविडेंस में देखने को मिल गए थे। जैसे कि बेक्ड ब्रिक्स, मतलब कि पकी हुई ईंटें, या जिसको आप कह सकते हैं जली हुई ईंटें। आज भी आप पहाड़ों में चले जाइए या मैदानों में चले जाइए, लोग घास फूस के घरों में रहते थे, लोग पत्थरों के घरों में रहते थे। ठीक है, आज भी आपको उसके एविडेंस नजर आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आज से 4,000 4,500 साल पहले के लोगों ने पकी हुई ईंटें, जिसको जली हुई ईंटें आप कह सकते हैं, वो बनाना सीख लिया था और उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आज का नहीं है, वो डेवलपमेंट जो है बहुत पुराना है। लेकिन हाँ, मॉडर्न डेवलपमेंट एक तरीके से अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का महत्व क्या है इसका? अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात कर लें, इसके महत्व की बात कर लें, तो क्या इसका महत्व है? ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर के कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन, मैटर के कॉम्पोजिशन 1, प्रॉपर्टीज 2 और इंटरेक्शन 3, इसके ऊपर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और केमिस्ट जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अकर होता है, कैसे चलता है, कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो अदर साइंस को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गई, वहां पर भी आपको केमिस्ट्री नजर आ जाएगी। ठीक है, और केमिस्ट्री तो देखिए आपके दैनिक जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हर जगह आप केमिकल से घिरे रहते हैं, खाने से लेकर आपके कपड़े से लेकर, कपड़े धोने के साबुन से लेकर, मतलब कि टूथपेस्ट से लेकर, दिनचर्या में आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो डेली यूजेस में केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं पर योगदान होता है। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में सी कम्युनिटी, एच हेल्थ, ई एनवायरमेंट, एम मेडिसिन, आई इंडस्ट्री, एस साइंस, टी टीचिंग, रिसर्च और यू। तो केमिस्ट्री तो आप सभी में है, और इन सारी चीजों में क्या है, केमिस्ट्री है। तो इसीलिए चाहे वो फूड हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो और कोई भी मटेरियल हो, उसका हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है वो केमिस्ट्री में आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी खेती में जो वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, इसमें बिना केमिस्ट्री के आप काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो कि दवाइयाँ जिसको आप कह सकते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कि आपका सिस्प्लेटन, टैक्सोल, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं, ये सिस्प्लेटन और टैक्सोल की बात कर लें तो ये एंटी कैंसरस होती है, कैंसर की थेरेपी में क्या करती है, काम करती है। और एजीटी एजोडायोथाइमिडीन जो होती है वो एड्स वायरस को कम कर, उसकी इफेक्ट कम करने के लिए एजीटी का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी केमिस्ट्री अगर आप देखें तो चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, ठीक है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, यहाँ तक कि कुछ भी हो, हर जगह आपको, चाहे आप खुद क्यों ना हो, हर जगह आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस दिखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैटर क्या है। मैटर आप जितना समझ गए होंगे या समझ चुके होंगे, मैटर के ऊपर अगर बात की जाए तो मैटर तो हम सभी को पता है, बचपन कक्षा 6 से हम लोग मैटर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बच्चे बच्चे को मैटर की परिभाषा
जो होती है वो पता होती है। और दोबारा मैं वही परिभाषा बोल रही हूँ, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास मास होता है और जो कि जगह यानी स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज मैटर। और जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसी टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मैटर, नेचर की यानी मैटर की प्रकृति कैसी होती है इसकी, ये दिखता कैसे है, क्या उसको आपको दिखने को मिलेगा। तो नेचर उसको जानने के लिए, ये भी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग जानते ही हैं कि नेचर ऑफ मैटर में अगर देखा जाए तो वैसे तो अब साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, लेकिन बुक्स में आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड हो गया, दूसरा आपका लिक्विड हो गया, तीसरा आपका गैस हो गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज जो है प्लाज्मा स्टेज, और भी स्टेज आ चुकी है, ये प्लाज्मा तक तो वैलिड बना गया, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग अपनी किताबों में इन तीन की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, ये आप बचपन से जानते हैं सॉलिड क्या होता है, कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। इसका आकार बिल्कुल फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा। लिक्विड में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। और जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसका क्या कर लेगी, शेप ले लेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड कहते हैं। और गैस के बारे में तो आप बचपन से जान ही रहे हो कि ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ना ही इसकी डेफिनेट शेप होती है। हाँ, दे completely ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, वो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें इसको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैटर को अगर हम देखें तो मैटर को और आप डिवाइड कर सकते हो दो भागों में। एक होता है मिक्सचर, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। मैटर को भी आप दो भागों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि मैटर कैन बी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो आपको फर्दर डिवाइड करोगे तो एलिमेंट और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो आपका मिक्सचर होगा वो दो तरीके का, हेट्रोजेनस मिक्सचर विषमांगी, और दूसरा होमोजेनस मिक्सचर समांगी मिश्रण जो आपको कहते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि असल में मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि असल में मिक्सचर होता क्या है। अब मिक्सचर की अगर बात की जाए, ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो या दो से अधिक, ठीक है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की ऐसा करते हैं कि मिक्सचर से पहले ना हम प्योर सब्सटेंस को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्योर सब्सटेंस अगर समझ में आ गया तो फिर मिक्सचर की परिभाषा समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम प्योर सब्सटेंस को जानते हैं, शुद्ध पदार्थ हम किसको कहते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा अगर सुन रहा है अभी तो बिना देखे को बता सकता है मुझे कि शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बताइए, कोई भी बच्चा दो तीन शब्दों में, दो तीन शब्दों में बता दीजिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसका कि आपको क्या मिलता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मिलता है। यानी कि प्योर सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस को बनाते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये प्योर सब्सटेंस के क्या है, एग्जाम्पल है। अब भाई ग्लूकोज जो है वो C6H12O6, ये फॉर्मूला रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा ग्लूकोज का। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन से, 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन के, ठीक है, जो पार्टिकल्स है उनसे या उनसे मिलकर बनेगा, है ना। और ये रेशो जो रहेगा, इसका रेशो जो रहेगा, ये रेशो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ये रेशो क्या रहेगा,
फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर दो चीज है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि सेम कॉम्पोजिशन, जिसमें कि सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है, और फिक्स्ड रेशो, याद रखिएगा, सेम कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड रेशो ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अगर ये सेम कॉम्पोजिशन और फिक्स रेशो रहेगा तो आप उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और अगर इसका रेशो चेंज हो जाता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, तब आप इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कह पाओगे, ठीक है, पहली चीज। तीसरी चीज जो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा वो है फिजिकल मेथड। वो क्या है? फिजिकल मेथड। क्या मतलब है कि मान लो कोई प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जिस चीज से वो बना होगा, प्योर सब्सटेंस के क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होगा जिस चीज से बना हुआ, जिस चीज से बना हुआ। क्या उसको तोड़ सकते हैं? क्या उसको अलग कर सकते हैं? सवाल ये है। प्योर सब्सटेंस अगर बना हुआ है तो क्या उसको तोड़ सकते हैं? तो भाई हाँ, तोड़ सकते हैं, वो टूट सकता है, लेकिन केमिकली आप तोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकली हथौड़ा मारकर आप उसे तोड़ नहीं सकते। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड। ये तो मतलब है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू, कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स। तो आप फिजिकल मीन्स के द्वारा आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, केमिकली कर पाओगे, जी हाँ, अगर आप चाहें तो केमिकली आप अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें, अगर नहीं चाहेंगे तो आप केमिकली उसे नहीं कर पाओगे। ये खास बात होती है प्योर सब्सटेंस की। तो क्या प्योर सब्सटेंस में कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, जिसमें पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके तत्व हैं जिससे कि वो बना हुआ है, उसका जो रेशो होगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो सेम रहेगा। और अगर आप उसको अलग करने के लिए कोशिश करेंगे या उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो भौतिक आधार पे कह लीजिए या फिजिकली कह लीजिए, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। हाँ, केमिकली पॉसिबल है, केमिकली पॉसिबल है। अब मैंने बोला कि भाई एक गिलास पानी लो और हथौड़े से मार मार के हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, तो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप हथौड़े कितना भी हथौड़ा से मार दीजिए, कितना फिजिकल तरीके आप अपना लीजिए, आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेंज नहीं कर सकते हो। केमिकली कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं, हाँ केमिकली मैकेनिकली इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल मैकेनिकली आप इसे कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में आप फिजिकली नहीं कर पाओगे। केमिकली एक बार, जनरली केमिकली भी नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हो कि एक बार के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई केमिकली हो सकता है, एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि केमिकली हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट नजर हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये है प्योर सब्सटेंस। इसी से मिक्सचर की डेफिनेशन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है कि प्योर सब्सटेंस में आपको कॉम्पोजिशन कैसी दिखती है? सेम सेम दिखती है। और कॉम्पोजिशन सेम दिखने के साथ साथ आपको क्या नजर आता है कि प्योर सब्सटेंस में अगर आप देखें पीएस में क्या होता है कि सेम क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है, और सेम क्या होता है? रेशो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं तो यहां पर आपको दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को लेना पड़ेगा, और इसको आप किसी भी रेशो में, नॉट ए फिक्स्ड रेशो, वी आर नॉट सेइंग दैट इट कैन बी, यू कैन मेड, इट कैन बी मैन्युफैक्चर कह लीजिए, या इट कैन बी मेड अप बाय
एनी फिक्स रेशियो, यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर फिक्स रेशियो। यहाँ पर किसी भी रेशियो में आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसीलिए इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, वेरिएबल होगी, बहुत ही अलग होगी। इसीलिए इसकी कॉम्पोजिशन जो होगी बहुत ही वेरिएबल होगी, बहुत अलग होगी। ठीक है ना? ठीक है। मैनी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, हमारे आसपास में जितने अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं उसमें मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है। चीनी को C6H12O6 ग्लूकोज लिख लीजिए। चीनी को आप पानी में मिला देते हैं तो भाई कोई फिक्स तो नहीं है ना कि मीठा करने के लिए 1 चम्मच मिलाए, 2 चम्मच मिलाए, 3 चम्मच मिलाए कि मीठा हो जाए वो। उसका कोई फिक्स तो नहीं मिलेगा आपको, है ना? तो भाई सिंपल सी बात है कि उसका मिक्सचर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कैसा है, फिक्स रेशियो में, वो कम ज्यादा हो सकता है। चाहे वो हवा हो, हवा में कहीं ऑक्सीजन कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, तो फिक्स नहीं होता है। चाय में तो फिक्स होता ही नहीं है, किसी को दूध वाली ज्यादा चाय अच्छी लगती है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए अच्छा लगता है। चाय तो चाय होती है, लेकिन उसका रेशियो जो होता है फिक्स नहीं होता। ये सारे के सारे मिक्सचर है। और मिक्सचर जो होता है वो या तो होमोजेनस होता है, और मिक्सचर जो होता है या फिर क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है। तो ये होमोजेनस मिक्सचर भी होता है और ये आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर भी होता है। दो तरीके के मिक्सचर इसमें पाए जाते हैं जनरली। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। होमोजेनस शब्द वहां पर आप करते हो जहां पर आपको एक शब्द मिलता है यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा। एक जैसा। ठीक है। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहां सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसा होता है। अब नमक चाहे यहाँ पर हो, नमक चाहे यहाँ पर हो, पानी नमकीन ऊपर से लेकर अगर नीचे तक एक जैसा नजर आता है तो होमोजेनस, अगर नहीं आता है तो हेटेरोजेनस। अब आपने एक ग्लास लिया और इस ग्लास में नमक और पानी मिलाया, तो नमक से लेकर लास्ट तक आप अंतर कर पाओगे, देख के अंतर कर पाओगे, हाँ भाई कहाँ पर नमक मिला हुआ है, कहाँ पर नहीं मिला हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, मिला हुआ है, होमोजेनस है। यूनिफॉर्मिटी इसको बोलते हैं, यह है यूनिफॉर्म। लेकिन जहां पर आप देखकर बोल सको कि नहीं नहीं सर ये कुछ और है और ऊपर वाला कुछ और है, दो चीज से मिलकर बना तो जरूर है, लेकिन ऊपर मुझे अलग नजर आ रहा है, नीचे मुझे अलग नजर आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं हेटेरो। क्या बोलते हैं उसको, हेटेरो बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि होमोजेनस मिक्सचर इज ए मिक्सचर थ्रू आउट द सॉल्यूशन in which the composition is uniform. The salt water mentioned above is homogeneous due to even distribution of dissolved salt throughout the entire sample of salt water, ये मैंने आपको बता दिया। और हेड्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो नॉट यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। जहां पर आप भेद कर पाओगे कि हाँ भाई ये अलग है, ये अलग है, वो आपका हेड्रोजेनस मिक्सचर हो गया। तो हेड्रोजेनस मिक्सचर इज ए मिक्सचर वेयर थ्रू आउट द सॉल्यूशन द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जहां पर आपको कॉम्पोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, एक जैसी नहीं मिलेगी, वो आपको भिन्नता उसमें नजर आएगी, देख कर आप उसको बोलेंगे हाँ ये अलग अलग है। ठीक है। बाय डेफिनेशन सिंगल फेज कंसिस्ट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस और ए होमोजेनस मिक्सचर, देयर आर टू और मोर फेजेस ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो भाई दो फेज हो सकते हैं। ठीक है, पहले फेज में कुछ और होगा और दूसरे फेज में कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो टू फेज आपको मिल सकते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिक्सचर और यहाँ पर आपका प्योर सब्सटेंस का पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। इसके ऊपर कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। द सब्सटेंस हुज कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट कंपोनेंट आर मिक्स्ड आर कॉल्ड, तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर। मैं आपको अभी बता के आया हूँ। ठीक है। और ए डैश इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ए डैश
is made up of 2 or more pure substance which may be in any ratio, उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। जो कि किसी भी रेशो में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, और ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप चाहें तो इसका आंसर आप हमें लिख के दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए है। मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ग्लास एलिमेंट है, लाइमस्टोन एलिमेंट है, डायमंड एलिमेंट है, ग्लूकोज एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, या इनमें से कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है, सिंपल सी बात है। तो इसमें कंपाउंड कौन है, मिक्सचर, इसमें कंपाउंड कौन है और मिक्सचर कौन है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख के दीजिए कि ये असल में क्या है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है, ये भी ठीक है आपको देखना है। द कंपोनेंट कैन बी इजिली सेपरेटेड। ठीक है, द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंबाइंड सब्सटेंस आर चेंज, ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। द प्रपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज वेरिएबल, ये भी ठीक है। और 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड, ये भी ठीक है। यानी सारे के सारे इसमें क्या है, सभी सही है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना काफी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप जाइए और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।